जहां गोरखपुर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या, जिसमें पति पत्नी और बेटी शामिल है, धारदार हथियार से उन पर वार करके उनकी जान ली गई है। तीनों पैदल रास्ते से घर में ही भाई के यहां मांगलिक कार्यक्रम था। शाम का ये कार्यक्रम था, घर के पास का कार्यक्रम था, जहां से वो पैदल लौट रहे थे। पुलिस ने हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि एक तरफा प्यार में इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है, ये आशंका जताई है। खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज की ये तस्वीरें, ये मामला निकल करके सामने आया है। ट्रिपल मर्डर की सूचना के बाद से गांव में कोहराम मच गया। हत्या की सूचना के बाद एडीजी कुमार और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आरोपी का नाम आलोक पासवान बताया जा रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी गांव का ही रहने वाला और उसी गांव में उसका ननिहाल है। और जिस लड़की की धारदार हथियार से हत्या की गई है, उसके माता पिता के साथ उस लड़की को वो फोन किया करता था। इसे लेकर युवती के पिता ने उसे समझाया भी था, लेकिन अब आशंका ये जताई जा रही है कि एक तरफा प्यार में उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पति पत्नी और उनकी बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा, वरिष्ठ अधिकारीगण स्वयं में एसएसपी और एडीजी महोदय पहुंचे और इसमें पुलिस ने जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक ही अभियुक्त इस घटना में बताया जा रहा है, अभी उसे गिरफ्तार किया गया है और आलोक पासवान नाम के इस अभियुक्त को पूछताछ के लिए अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक ये सामने आया है कि इस अभियुक्त का जो मृतक बालिका है, लड़की है 22 वर्ष के करीब, उसके साथ प्रेम प्रसंग का इसने प्रयास किया था, जिसमें कि लड़की के द्वारा मना करने पर अभियुक्त द्वारा ये घटना कारित की। तो इस ट्रिपल मर्डर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है। आइए जमीनी हकीकत क्या चल रही है, ग्राउंड पर कितनी जांच आगे बढ़ी है, समझेंगे हमारे सहयोगी नीरज से। वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज, ये कैसे माना जाए कि इतनी सख्त कानून व्यवस्था के बीच किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है? पहले तो वो छेड़खानी करने की कोशिश करता है, उसकी शिकायत भी नहीं दर्ज होती है, और वो शख्स धारदार हथियार से एक ही परिवार में 3 लोगों की जान ले लेता है। जांच कहां तक पहुंची? घटना है और जैसा कि अंदेशा ही नहीं था परिवार को कि इस तरह से घटना को अंजाम दे दिया जाएगा या मौत उनकी सामने खड़ी है, उनको जरा भी अंदाजा नहीं था, नहीं तो इस तरह की घटना नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक शख्स बाकी लेकर इस घटना को अंजाम दिया है तो 3-3 लोग आखिर उससे लोहा क्यों नहीं ले पाए, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और यही वजह है कि जो एसएसपी हैं वो बता रहे हैं कि फिलहाल अकेले उसने घटना को अंजाम दिया है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। किसी जगह पर उसको रखा गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। आलोक पासवान जो आरोप निशान करता रहा, एक तरफा प्यार का पूरी तरह से मामला है। एसएसपी ने ये पुष्ट भी कर दिया है, अपने जो उनका बयान आया उसमें उन्होंने पुष्ट भी कर दिया। और लगातार जो पुलिस बल है और पीएससी के जवानों को भी गांव में सुरक्षा। बिल्कुल नीरज, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बताया ये जा रहा है एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। शुक्रिया नीरज। आगे बढ़े और गोरखपुर में दुर्गाबाड़ी रोड पर तिरंगा क्रॉसिंग के पास देर रात छात्रों के 2 गुट के बीच मारपीट की खबर है। विवाद और बढ़ गया जब एक पक्ष की ओर से अंडा विक्रेता ने पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें छात्र समेत 3 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। वारदात के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। बाद में आरोपी मौके से पिस्टल लहराते हुए वहां फरार भी हो जाते हैं। अब पुलिस इन आरोपियों की तलाश में है, जबकि घायलों को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं गोरखपुर से, जहां पर अंडा विक्रेता के साथ विवाद कुछ छात्रों का बढ़ता चला गया और इस कदर बढ़ा कि एक गुट ने पिस्टल निकाला। गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और इस दरमियान 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक स्टूडेंट की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो आज बरेली जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल, ये खबर आ रही है, जहां सपा विधायक शजील इस्लाम से मुलाकात करेगा ये प्रतिनिधिमंडल।
शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप गिराए जाने के बाद और तमाम कार्रवाई के बाद ये डेलीगेशन बरेली पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि डीएम से भी मुलाकात करेगा ये सपा का डेलीगेशन। इस टीम में है संजय लाठर, कमाल अख्तर सहित कई अन्य कार्यकर्ता सपा के, जो कि आज बरेली का रुख करेंगे। शहजील के यहाँ जाएंगे, घर वालों से मुलाकात करेंगे। शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप ढहाए जाने से लगाए तमाम जो कार्रवाइयां चल रही हैं, इसके बाद परिवार वालों से मुलाकात करेगा ये डेलीगेशन, जिसमें संजय लाठर मौजूद हैं, कमाल अख्तर हैं और कई अन्य सपा के कार्यकर्ता। ये पूरा डेलीगेशन बरेली रुख करेगा, परिवार से मुलाकात करेगा, इसके बाद डीएम से भी मुलाकात कर सकता है। तो क्या है अखिलेश का शहजील दांव, ये समझिए आप। देखिए, शहजील इस्लाम से मुलाकात करेगा सपा का प्रतिनिधि मंडल। ये खबर जब सामने आती है तो ये पूछा जाना चाहिए कि इनमें कौन कौन होगा। तो इनमें है संजय लाठर, कमाल अख्तर समेत कई नेता शहजील से मुलाकात करेंगे, ये खबर आई है। शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था, तस्वीरें हमने देखी थी। अवैध निर्माण के बाद ये बुलडोजर चला था, पेपर पूरे नहीं थे, ये बात निकल करके सामने आई थी। शहजील इस्लाम में गोली चलाने की धमकी दी थी, उस बयान के बाद से ये पूरी घटनाक्रम, पूरी तस्वीरें हमारे आपके सामने आई थी। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी को दूर करने की क्या कोशिश हो सकती है, ये भी अब एक एंगल से देखा जा रहा है। आजम खां की बगावत के बाद कई मुस्लिम नेता नाराज चल रहे हैं, ये शायद इंटरनल रिपोर्ट अखिलेश के पास भी पहुंची है। इसके अलावा जो चीजें स्पष्ट थी वो थी नेताओं का इस्तीफा, मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा। इसके बाद ये शहजील को या फिर उस शहजील मामले में अखिलेश की या डेलीगेशन की इन्वॉल्वमेंट, ये सारे इशारे हैं कि नहीं, ये समझते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। तो अनुभव, क्या ये माना जाए कि लगातार मुस्लिम नेताओं की नाराजगी रही हो या उसके संकेत या फिर खुल करके सामने आना इस्तीफों के तौर पर, इसके बाद अखिलेश ने भी अपना स्टैंड बदला है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी वजह यही है। अभी हमने देखा पिछले 4-5 दिनों से, आप देखिए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है। अभी आप देखिए, सबसे पहले प्रयागराज गया, हालांकि वहाँ पर जो हत्याएं हुई थी उसको जांचने के लिए, उसको देखने के लिए कि वो तब डेलीगेशन गया। और आप ये देखिए, कल भी एक डेलीगेशन गया था, उसने भी जो पार्टी के लोग हैं उनको जो प्रताड़ित किया गया उससे जुड़े हुए मामले पर डेलीगेशन गया। आज जो जा रहा है डेलीगेशन बरेली जा रहा है। शहजील इस्लाम जो बहरीच विधायक थे, जीते थे, और वो उन्होंने जब बात कही थी, कुछ ऐसी बात कही, गोलियां चलाने की बात कही, उसके बाद कार्रवाई हुई थी और प्रशासन ने ये कहा था कि इनका ये अवैध तरीके से बना, उसको तोड़ दिया। 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय हो गया उस घटना को, और जब कोई बात किसी ने नहीं की, खासतौर से पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से कोई बात नहीं कही, उसके बाद से हम कहें तो विवाद बढ़ना शुरू हो गया। पार्टी के भीतर बगावती सुर जो है बहुत ज्यादा तेज हो गया। फिर आजम खां का मामला हो गया, और उसके बाद अब ये मैसेज अखिलेश यादव को भी शायद है कि अगर पार्टी के लोगों के ऊपर इस तरह की चीज़ें हो रही है और उसमें वो शांत हो जाते हैं, कोई इस तरह से कोई डेलीगेशन नहीं जाता है या कोई बात नहीं करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज देखिए आप, ये बरेली डेलीगेशन जा रहा है, कुल 12 लोग इसमें जा रहे हैं। इसमें जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है संजय लाठर, वो भी जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमाल अख्तर भी शामिल हैं। इसके अलावा जो पूर्व सांसद हैं प्रिंस सिंह एरन बरेली से ही, वो उसमें शामिल है। वीरपाल सिंह यादव एक नाम हमें जरूर दिख रहा है, जो अभी तक तो शिवपाल यादव के साथ है, पर चुनाव परिणाम के बाद वो अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं, तो वो भी उसमें शामिल है। और ये आज तो बरेली जा रहा है, वहाँ पर वो कहा जा रहा है कि डीएम से भी मिलेंगे, पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। लेकिन कल आप देखिए, कल 2 जगह डेलीगेशन जाएगा। एक जाएगा देवरिया 27 तारीख को, और एक जाएगा बांदा तिदवारी। वहां पर जो ब्रजेश प्रताप जी, जो बीजेपी छोड़कर आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में, उनका भी एक इसी तरीके का इलीगल निर्माण था, उसको भी तोड़ा गया। तो अब वहां भी एक डेलीगेशन जा रहा है, और देवरिया भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि 8 पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसलिए वो डेलीगेशन वहां जाएगा। कल शाहजहांपुर गया था, जो रोशनलाल वर्मा का जो मकान था उसमें भी जो डेमोलिशन की कार्रवाई हुई थी, वहां पर भी एक डेलीगेशन गया था। यानी अब अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि अगर पार्टी के खासतौर से जो पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक है, इनके ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है, वहां कोई नहीं जाएगा, पार्टी अगर उनके साथ खड़ी नहीं होगी, तो इसका कोई मैसेज बहुत खराब जाएगा पार्टी के भीतर, और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। अब अखिलेश यादव स्टोरीज के साथ भी निकल के आ चुके हैं। अनुभव ये है कि बहुत देर ना हो जाए। शहजील इस्लाम के यहाँ भी कार्रवाई हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया है, और अब ये डेलीगेशन पहुंचा है। जिस तरीके से मान लीजिए आज आजम से मिलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी काफी बह चुका है, ये दिखाई दे रहा है। देखते हैं किस तरीके से इस पूरी खबर पर तस्वीरें आती हैं, अपडेट्स आती हैं, आपसे लेते रहेंगे अनुभव और जानकारी। तमाम शुक्रिया फिलहाल जो आपने बातें बताई।
तो अब बात कर लेते हैं किसकी, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की। याकूब कुरैशी के मीट प्लांट पर कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने आज यानी 26 अप्रैल तक याकूब की मीट फैक्ट्री पे ध्वस्तीकरण की जो रोक थी वो लगाई हुई थी, लेकिन आज फिर से सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय हो जाएगी। आपको बताएं कि याकूब कुरैशी और उनका परिवार फरार चल रहा है, कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश भी दे रही हैं। पूर्व मंत्री हाजी याकूब को हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर बुधवार को हाईकोर्ट से फौरी राहत तो जरूर मिली थी, लेकिन आज इस पर फिर से सुनवाई होने जा रही है और आज देखना होगा कि ये राहत आगे बढ़ेगी या आफत में बदलेगी। ध्वस्तीकरण के मामले में स्टे तो लगा था, लेकिन आज सुनवाई है और इस दरमियान जो अहम हिस्सा है वो है याकूब कुरैशी की पूरी फैमिली, परिवार सहित वो मौजूद है ही नहीं। उनकी खोज के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। चलिए जानकारी लेते हैं। सनु शर्मा हमारे सहयोगी मेरठ से है, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से, और ये दोनों जगह बहुत कनेक्टेड है। जहां मोइन का रुख करेंगे, आज सुनवाई होनी है। मोइन, क्या समझा जाए, राहत मिलने वाली है या आफत बरसने वाली है? आज तो सुनवाई हो ही जाएगी। देखिए, हाजी याकूब कुरैशी की जो मीट फैक्ट्री थी जिस पर 31 मार्च को छापेमारी की गई थी, 5 करोड़ रुपए का मांस बरामद किया गया था और दावा यह किया गया था कि अवैध तरीके से ये मीट फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। उस मामले में मेरठ विकास प्राधिकरण ने मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। 15 दिनों में जवाब मांगा था, लेकिन कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। उसके बाद मीट फैक्ट्री पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा था। याकूब कुरैशी ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पहली सुनवाई इस मामले में 20 अप्रैल को हुई थी, लेकिन 20 मई को कोर्ट ने यह कहा कि हम इसे विस्तृत रूप से 26 अप्रैल को सुनेंगे। तब तक के लिए हम थोड़ी राहत देते हैं कि जब तक सुनवाई ना हो जाए तब तक इसका ध्वस्तीकरण ना किया जाए। तो आज दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है और बहुत कुछ मुमकिन है कि दोनों तरफ से क्या दलीलें पेश की जाती है, चाहे वो हाजी याकूब कुरैशी हो। पिछली सुनवाई पर हमने देखा था कि मेरठ विकास प्राधिकरण की लीगल टीम तो थी, साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद आकर के कोर्ट में मौजूद थे। आज भी बड़े अधिकारियों के कोर्ट में मौजूद रहने की उम्मीद है। अब देखना यह भी होगा कि आज कोर्ट का रुख क्या रहता है। क्या जो हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री को अंतरिम राहत मिली थी वो आगे भी जारी रहती या नहीं रहती है, क्योंकि मेरठ में बुलडोजर तैयार खड़ा हुआ है। हाईकोर्ट से जैसे ही हाजी याकूब कुरैशी की अर्जी अगर खारिज होती है, उनकी रिक्वेस्ट मंजूर नहीं होती है, तो बुलडोजर अपना काम करना शुरू कर सकता है। इसके साथ साथ हाजी याकूब कुरैशी और परिवार वालों के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने मेरठ का जिक्र किया, मेरठ से सनुज हमारे सहयोगी हैं, वहां की अपडेट देंगे। बिल्कुल सनुज, ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर तैयार है, जैसे आदेश आता है यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 2 सवाल आपसे होगी कि पहले तो अधिकारियों की क्या तैयारी है इस पूरे केस को लेकर के, ध्वस्तीकरण के मामले में, और कहां तक खोज और धार पकड़ पहुंची है याकूब की? हाँ, देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण ने नोटिस अपना जारी कर दिया था और उसी के खिलाफ ये मामला कोर्ट में चल रहा है। आज मेरठ विकास प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन की जो नजरें हैं वो इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर आज याकूब कुरैशी के मामले में क्या फैसला आता है। यदि याकूब कुरैशी के खिलाफ फैसला आता है तो मुझे लगता है कि शायद आज ही इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से कमिश्नर ने दौरा करके फटकार लगाई थी, तो 15 जो बुलडोजर हैं वो किराए पर लेने की तैयारी कर ली गई है और कई लोगों से बातचीत भी कर ली गई है। और यदि आज फैसला याकूब के खिलाफ आता है तो शायद सख्त एक्शन आज देखने को मिल सकता है। जो दूसरा सवाल आपने किया कि याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी के मामले में, तो देखिए, याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा, बेटे इमरान कुरैशी और फिरोज कुरैशी, चारों का अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। पुलिस लगातार दबिशें दे रही है और अभी STF से भी इनकी गिरफ्तारी के लिए जो मदद है वो मांगी जा रही है। कभी याकूब कुरैशी और उनके परिवार की लोकेशन दिल्ली मिलती है और कभी राजस्थान मिलती है। ये भी बताया जा रहा है कि कल किसी शख्स के, याकूब के किसी परिवार के शख्स के गंगानगर के आगे आने की सूचना मिली थी और उसके बाद पुलिस ने वहां पर नदीम मेवाती है उसके घर पर छापा मारा था, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं मिला था। अब STF से मदद ली गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी याकूब कुरैशी की जो गिरफ्तारी है वो हो सकती है। एक बात और पुलिस की तफ्तीश में निकलकर सामने ये आई है कि जो याकूब कुरैशी और उनका परिवार है वो फिलहाल व्हाट्सएप कॉल कर रहा है
और अब व्हाट्सएप कॉल को भी ट्रैक करने की जो कोशिश है वो किसी तरीके से की जा रही है। कुछ अहम सुराग भी मिले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो याकूब कुरैशी के जो करीबी हैं उनके यहाँ पर भी पुलिस ने दबिश दी है। कई लोगों से कुछ जानकारियां भी मिली हैं, हालांकि उन जानकारियों को जो पुलिस के अधिकारी हैं वो साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का ये दावा है कि याकूब कुरैशी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन की, और इस वजह से इसे पकड़ पाना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन देखते हैं किस तरीके से एसटीएफ की मदद से धरपकड़ पर आगे बढ़ती है ये पूरी जांच और किस तरीके से आज सुनवाई में चीजें निकल करके सामने आती है। ये लगातार जानकारी आपके जरिए, मोइन के जरिए, सनुज के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया। 5 दिन में 56 स्कूल की बसें सीज की गई हैं, 62 स्कूल बसेस के चालान काटे गए हैं, लेकिन फिर भी देखिए स्कूल ने फिटनेस नहीं कराई है। 643 बसेस को फिटनेस के लिए अभी भी इंतजार है, उनकी फिटनेस नहीं कराई गई है। 28 अप्रैल तक डीएमआरटीओ को फिटनेस जांच पूरी करने के शासन के आदेश तो जरूर हैं, लेकिन अभी भी एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। चालान कट गया है, चालान फीस पे कर दी गई है, लेकिन अभी भी बसेस फिटनेस जोन में नहीं आई हैं। आपको बताएं 643 बसेस की फिटनेस अभी तक नहीं हो पाई है, ये बेहद जरूरी है। 5 दिन में 56 स्कूल की जो बसें हैं उन्हें सीज किया गया है, 62 बसेस के चालान कटे हैं, फिर भी स्कूल ने फिटनेस नहीं कराई है। ऐसे में क्या उन्हें आगे सीज किया जाएगा, इस पर निगाह टिकी रहेगी, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। स्कूल बसेस पे नवनिहालों की जिंदगी निर्भर करती है, उनकी फिटनेस के लिए इतने सख्त आदेश है, बावजूद इसके अभी तक ऐसी कई बसेस हैं जिनकी फिटनेस नहीं कराई गई है। बाकी की डिटेल सहयोगी शक्ति से लेते हैं। शक्ति, इतनी सख्ती के बाद भी इस तरीके की खबर आ रही है, कितनी और बसेस हैं जिनकी फिटनेस नहीं है, और अगर नहीं मिलती है ऐसी सिचुएशन तो आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए इस पूरे प्रकरण की, पूरे मामले की, तो यहाँ तो यही देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बेलगाम हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो नीति है, यानी कि नौनिहाल जिन बसों में चलते हैं वो अपने स्कूल आराम से पहुंचे और सेफ पहुंचे, तो उसको पलीता लगाते यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है वो दिखाई दे रहे हैं। इतनी सख्ती के बाद भी जो बसें हैं, 643 बसों की अभी फिटनेस ही नहीं हुई है, यानी कि 756 बसें अभी पिछले उसमें जब हमने कहते बताया था अपने दर्शकों को कि 756 बसें ऐसी थी जो बिना फिटनेस के रोड पे दौड़ रही थी, लेकिन अब यानी कि 5 दिन बीतने के बाद भी 56 स्कूल बसें जो हैं वो सीज की गई हैं, 62 के चालान काटे हैं, उसके बाद भी 643 बसें ऐसी हैं जो कि बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रही हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में जो पकड़ हुआ है, शक्ति, बसेस पे क्या कार्रवाई आगे होगी, किस तरीके से इसको दोबारा क्रॉस चेक किया जाएगा, ये तमाम चीजें अभी पेंडिंग है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया शक्ति, जो जानकारी आपने दी। मेरठ में देर रात तेज आंधी के चलने से थाना परिसर में जितनी गाड़ियां खड़ी थी वो आग के हवाले हो गई। जर्जर तारों से चिंगारी निकली और उसके बाद आग लगती चली गई, बढ़ती चली गई, और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें हैं गंगानगर थाना परिसर की। एक स्पार्किंग के बाद चिंगारी किस तरीके से तमाम गाड़ियों को अपने जद में लेते चली गई, और वो भी 1-2 नहीं, कुल 60 गाड़ियां थी पूरे परिसर में जो आग के हवाले हो गई। देखिए, कानपुर से बड़ी खबर है, लॉकर पीड़ितों को आज बड़ी राहत मिलने वाली है। 2 करोड़ 64 लाख करोड़ का लोगों को मुआवजा मिलने वाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 11 ग्राहकों के लॉकर से जो गहने चोरी हुए थे उन्हें अब फिर से पैसा दे करके उसकी भरपाई की कोशिश की जाएगी। कुल 3 करोड़ 78 लाख के गहने चोरी हुए थे और नकदी। ऐसे में लखनऊ में बैंक के कार्यकारी निदेशक ने मुआवजा की घोषणा की थी।